नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारी क्लास 4 है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट जून 2026 प्रिपरेशन सीरीज। ओके, तो आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये फोर्थ वीडियो है हमारी। इससे पहले सीडीपी की वीडियोस भी आ चुकी हैं, बायोलॉजी का भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, और आपको वीडियोस मिलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, साथ में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगर आप वो सब पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। सारी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम में भी आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो है हमारा थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलैबोरेशन। थिंकिंग जो है यानी कि जो हम सोचते हैं, वो कोलैबोरेशन है किसके बीच में? ऑप्शंस है हमारे पास चार: लिंग्विस्टिक, सिमेंटिक, सिमेंटिक नॉन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक। तो जो सोचना है वो है कोलैबोरेशन बिटवीन भाषाई और गैर भाषाई। लिंग्विस्टिक जिसमें हम बोलते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक जिसमें हम सोचते हैं। ठीक है, जो ना बोलकर हम सोचते हैं दैट इज नॉन लिंग्विस्टिक, और लिंग्विस्टिक जो हम जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो सोचना जो है, जो थिंकिंग है, वो लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक के बीच में एक प्रोसेस है। ओके, ठीक है, यही बात की गई है। भाषाई प्रक्रिया लिंग्विस्टिक में क्या आएगा? भाषा, व्याकरण, शब्दों का इस्तेमाल। गैर भाषाई में क्या आएगा? मानसिक कल्पना, जब आप सोचते हैं, कुछ मैप करते हैं। तो ये है हमारा सही आंसर, कौन सा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct sequence of stages involved in creative thinking? ओके, क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस आपको बतानी है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में। ओके, पहले जो सही है वही मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। इट इज ऑप्शन सी: ओरिएंटेशन, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड देन वेरिफिकेशन। सबसे पहले है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। प्रिपरेशन, फिर उस प्रॉब्लम को समझकर आप तैयारी करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, फिर आता है इंक्यूबेशन, जब आप उस प्रॉब्लम से बिल्कुल हट जाते हैं, आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। फिर आता है इल्यूमिनेशन, जब आपको अचानक से कोई सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज इल्यूमिनेशन। फिर एट द एंड वेरिफिकेशन, फिर आप देखते हैं कि ये जो हमें सॉल्यूशन मिला, क्या ये काम कर रहा है या फिर नहीं, यानी कि आप वेरीफाई करते हैं उसको। तो ये पूरा प्रोसेस है क्रिएटिव थिंकिंग का। सबसे पहले ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास, फिर तैयारी, फिर उष्मायन, प्रदीप्ति एंड देन सत्यापन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप। ओरिएंटेशन, समस्या समस्या को आप परिभाषित करेंगे, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर समस्या से आप हट जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो मन है वो काम कर सके, यानी कि इंक्यूबेशन में आप चले जाते हैं। फिर आपको एक अचानक एक आंसर मिलता है, ठीक है, यानी कि आह एक्सपीरियंस होता है, विच इज प्रकाश। फिर एंड में आप देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला, यानी कि ये जो हम सोच रहे हैं, क्या ये काम कर रहा है या फिर नहीं, यानी कि सत्यापन। क्लियर होगी बात? तो ये स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनको आप अभी कॉपी में भी लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो इट वाज गिवन बाय हल, क्लार्क हल ने दी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। और ये क्या बताती है? हमारी बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे आपको प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो एक तरह की परेशानी वाला माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। और उस तनाव को, उस परेशानी को कम करने के लिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो होमोस्टेसिस में चली जाती है। ठीक है, होमोस्टेसिस में चली जाती है। होमोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस वो स्टेट है जहां पर हमारी जो इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं वो बैलेंस हो जाती हैं।
ठीक है? और फिर हम वापस उस टेंशन या उस तनाव वाली अवस्था से नॉर्मल आ जाते हैं और फिर हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो क्लार्क हल की बताती है। ओके, पियाजेज़ स्टेज 4 इन्फेंसी इज़, जीन पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पर 4 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं। सेंसरी मोटर ये पहला स्टेज है, ठीक है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है? ये 4 स्टेजेस हैं, सीक्वेंस वाइज़ है, यहाँ पर आपको आगे-पीछे दिए हैं। सबकी जो एज है वो लिख लेते हैं। सेंसरी मोटर में बर्थ टू 2 इयर्स ये जो स्टेज है चलती है। उसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है? देन कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, और लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी 11 से आगे, ठीक है? 11 से 14-15 आप रख लो ये। ओके, तो आपसे पूछा गया है इन्फेंसी, तो इन्फेंसी में कौन-सी है? इन्फेंसी में है आपकी जो बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक चल रही है, यानी कि हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। According to Piaget, the process of building mental representations of the world through direct interaction with it is called. प्याजे के अनुसार दुनिया के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से उसके मानसिक निरूपण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओके, तो यहाँ से सिर्फ अडेप्टेशन शब्द जो है, जो इससे रिलेट करता है, यानी कि अनुकूलन। अडेप्टेशन होता क्या है? यानी कि जो माहौल है, आप उसमें ढल जाते हो। दुनिया के साथ आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है? और संपर्क के माध्यम से ही नई जानकारी जो है वो हम ग्रहण करते हैं और फिर उसको समझते हैं। अब अडैप्टेशन जो है उसमें आगे 2 पॉइंट्स हैं। एक है आपका एसिमिलेशन, दूसरा है आपका अकोमोडेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक है आपका एसिमिलेशन, दूसरा है आपका अकोमोडेशन। एसिमिलेशन को आत्मसातीकरण बोलते हैं और अकोमोडेशन को समायोजन बोलते हैं। असिमिलेशन क्या होता है? जब आप प्रीवियस नॉलेज में कुछ नई इन्फो जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है? आपका कुछ प्रीवियस नॉलेज है, उसने उसमें आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऐड कर लिया। अकोमोडेशन में क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज तो आपका रहेगा ही, प्लस जो न्यू इन्फो है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप कर लेते हैं मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है जी? तो ये होती है अकोमोडेशन और ये होगी आपकी असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होगा? जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें आपने कुछ और ऐड कर लिया, कि आपने कुछ और सीख लिया, ओके? और अकोमोडेशन में क्या होगा? जो आपने कुछ और सीखा उसको आपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि नहीं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो दिस इज़ द पॉइंट। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात हुई है। इवान पैवलोव ने जो थ्योरी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, उसके बारे में बात हुई है। तो इनमें से कौन-सा क्लिनिकल प्रोसीजर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से आधारित है, उस पर बेस्ड है? ट्रांसफरेंस, टोकन इकोनॉमी, टू-चेयर टेक्निक, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो इट इज़ सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है? क्रमबद्ध विसंवेदीकरण। ये एक तरह की थेरेपी होती है, ठीक है? क्या है? एक तरह की थेरेपी है, जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे किसी को कोई फ़ोबिया है, कोई एंग्ज़ायटी है, तो उनको ट्रीट करने के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है, जो सेंसिटाइज़ेशन है उसको। ठीक होगी बात? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, ये भी वहीं से है, मे बी एलिमिनेटेड बाय विथड्रॉइंग रीइन्फोर्समेंट। जो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशन्ड रिस्पॉन्स क्या था? Conditioned response was saliva. Okay. In which theory? In classical conditioning. Classical conditioning theory. Okay. Which was given by Ivan Pavlov. ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कहा गया है कि जो
कंडीशन रिस्पॉन्स है वो एलिमिनेट हो सकता है अगर आप रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हो। यानी कि सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है अगर आप क्या करें, अगर आप डॉग को फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बेल बजाने के बाद। क्लियर होगी बात? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है? आपने रीइंफोर्समेंट बंद कर दिया, आपने खाना देना बंद कर दिया, तो जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होना भी अब बंद हो गया है। चलो, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। किसी मॉडल को देखकर या निर्देश प्राप्त करके बिना किसी पुनर्बलन यानी कि किसी भी रीइंफोर्समेंट के बिना आप सीख सकते हो। कैसे? आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है? आप इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर रहे हैं, उसको किस तरह की लर्निंग बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सोशल लर्निंग। जैसे हम समाज में रहते हैं, तो हमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है उसकी, है ना? हम देखकर ही सीखते हैं कि किस तरह से समाज में काम हो रहा है, तो हम वही सब सीखते हैं एंड इट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग, ठीक है? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी है, ठीक है? जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक अधिगम है, वो सिर्फ उसमें पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? यानी कि रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती है। चलो, analysis of avoidance learning suggests that many phobias are required through which conditioning। अवॉइडेंस लर्निंग के विश्लेषण से पता चलता है कि कई प्रकार के फोबिया यानी कि जो डर है वो किस कंडीशनिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। तो ये सीखे जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे अभी पीछे भी हमने फोबियाज के बारे में बात की थी, तो वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग से ही रिलेटेड था। तो ये जो फोबियाज हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी वही बात की गई है। जैसे एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? कोई कुत्ता है, ठीक है? और एक डरावना अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या है? ज़ोर से भौंकना और काटना। तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई कुत्ता है तो वो भौंकता है और उसके भौंकने से डर जो है उसको जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से जो जो कंडीशन्ड डर है उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, यानी कि जो मनुष्य है वो डरता है उसके भौंकने से ही, ठीक है? तो जो जितने भी फोबियाज़ हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। चलो, कौन-सी थ्योरी बताती है दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन के विकास में कुछ संवेदनशील अवधियां हैं, सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। ओके, सो इट इज एथोलॉजिकल थ्योरी। एथोलॉजिकल थ्योरी, जो एथोलॉजी शब्द है इसका मतलब है इट इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। और एनिमल बिहेवियर की स्टडी कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्व करके, है ना? जैसे कोई इंसान है, आप उसको उसके बिहेवियर को कैसे समझेंगे? उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ इथोलॉजी। तो ये जो इथोलॉजी थ्योरी है, इथोलॉजिकल थ्योरी है, किसने दी है? इट वाज़ गिवन बाय लॉरेंस, ठीक है? और इनको फादर ऑफ इथोलॉजी भी कहा जाता है। और दूसरे हैं हमारे पास बॉल्बी। इन दोनों ने ये जो थ्योरी है इथोलॉजिकल थ्योरी ये दी है। और ये जो थ्योरी है ये बताती है कि जो इंसान का बिहेवियर है इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर होगी बात? इथोलॉजिकल सिद्धांत वही बात है लॉरेंस ने दी और बॉल्बी ने दी। और ये बोलता है कि शुरुआती विकास में कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील अवधियां होती हैं जिसमें इंसान जो है वो कुछ खास व्यवहारों को सीखने के लिए तैयार होता है, जैसे भाषा को सीखता है बच्चा। चलिए, सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश one's goal and those of one's society and culture is an intelligent act. It was given by अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण का चयन करना एक बुद्धिमानी भरा कार्य है। और ये विचार किसने दिया था? जैसे आप खुद को ही रख लो इस कंडीशन में। जैसे आपका लक्ष्य क्या है? अभी आपका लक्ष्य है, समझ लो कि आपको एचपी टेट पास करना है। तो आप क्या करेंगे? आप उस टेस्ट को पास करने के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप एक शांति भरे कमरे का चयन करेंगे, ठीक है? जहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि आपको अपना गोल जो है वो अचीव करना है या फिर आपको अपनी सोसाइटी का गोल अचीव करना है,
ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ये किसने दिया? इट वाज़ गिवन बाय स्टर्नबर्ग। ठीक है? स्टर्नबर्ग की एक थ्योरी है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है? इस थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स हैं। इनको मैं आपके लिए लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है? ट्राइआर्क कुछ इस तरह से आर्क है जहाँ पर 3 कंपोनेंट्स की बात की गई है। सबसे पहला है आपका एक्सपीरियंशियल, दैट इज़ क्रिएटिव। फिर आता है दूसरा आपका कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल यानी कि प्रैक्टिकल। फिर आता है आपका कॉम्पोनेंशियल यानी कि एनालिटिकल। क्लियर होगी बात? अब जो कॉम्पोनेंशियल है हमारा, दिस वन, ये बोलता है कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचो, ठीक है? और जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करो। एक्सपीरियंशियल क्या बोलता है? एक्सपीरियंशियल बोलता है कि नए-नए आइडियाज़ लेकर आओ। क्या बोलता है? नए-नए आइडियाज़ लेकर आओ। जबकि कॉन्टेक्सचुअल बोलता है ऐसा एनवायरनमेंट सिलेक्ट करो जहाँ पर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉन्टेक्सचुअल जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आप लिख लो। तीनों कंपोनेंट्स के नाम भी लिख लो और ये थ्योरी किसने दी? स्टर्नबर्ग ने दी, ये भी लिख लो। ठीक है? यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। चलो, ability to use past experiences creatively to solve novel problems is known as। आपको क्या करना है? पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करना है और सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। जैसे अगर आपने पीवाईक्यूज पढ़े होंगे तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस होंगे उस क्वेश्चन को लेकर कि यार पिछली बार तो मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, इस बार मैं गलत नहीं करूँगा। तो आपके एक्सपीरियंस होंगे और ये आपकी एबिलिटी है कि आप अपने पीछे के जो एक्सपीरियंस है उनका यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है? तो ये किस तरह की एबिलिटी है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है उस क्वेश्चन को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर। ठीक है? तो इट इज़ कॉल्ड experiential intelligence. If a person has a skill of understanding the motives, feelings and behaviors of other people, इस शब्द पर फोकस करो। अगर आप में वो स्किल है कि आप किसी दूसरे के उद्देश्यों को, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो ये किस तरह की इंटेलिजेंस है? एक तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? गार्डनर ने दी। जहाँ पर टोटल 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, तो इनमें से ही ये सारी इंटेलिजेंस है। ओके, तो जब आप किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, उसके मोटिव्स को समझते हैं, दैट इज़ इट इज़ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि आप दूसरे को समझ रहे हैं। जो इंट्रा शब्द होता है इसका मतलब होता है अपना। आप अपनी, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। ठीक है? दैट इज़ इंट्रा। बट इंटरपर्सनल जब आप किसी दूसरे के मोटिव्स को समझ रहे हैं। ठीक है जी? चलो। द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज़ कॉइन्ड बाय, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? इट वाज़ गिवन बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन-सी थ्योरी दी है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जहाँ पे मेनली उन्होंने 3 लॉज़ के बारे में बात की है। एक है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है? जहाँ पर कोई भी लर्नर है वो रेडी होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है? दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज़। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएँगे। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है? लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है? आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो आप बार-बार वो काम करेंगे। और अगर आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, तो आपका वो जो व्यवहार है, वो कम हो जाएगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है? तो ये 3 लॉ हैं, कई बार रेडीनेस से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एक्सरसाइज से और कई बार इफेक्ट से। ठीक है? तो ये लॉज़ ऑफ लर्निंग है जो थॉर्नडाइक ने दिए ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी में।
ठीक है, यहाँ पर भी यही बात की गई है। जिन व्यवहारों के बाद अप्रिय परिणाम मिलते हैं, उनके दोहराए जाने की संभावना कम होती है, अप्रिय परिणाम मिलते हैं, ठीक है? और जहाँ पर सुखद परिणाम मिलते हैं, तो वो जो व्यवहार है, वो बार-बार रिपीट होने की संभावना उनकी अधिक होती है। चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग? जो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, किसने दी? वोल्फगैंग कोहलर। पर एक्सपेरिमेंट किया गया था सुल्तान के ऊपर। सुल्तान क्या है? चिंपैंजी था। ठीक होगी ये बात? चलो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? डेवलपमेंट है तो क्या अध्ययन करेगा? वो उस डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में ही अध्ययन करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है, बहुत ही इजी। और जो विकास है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी, जो विकास है वो कब से चलता है? गर्भाधारण से, ठीक है, मृत्यु तक चलता है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता सब शामिल है। हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है बहुत बार। फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है एल्फ्रेड एडलर को। एल्फ्रेड एडलर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। चलो, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने समय तक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकती है? नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत ही कम, 30 सेकंड या उससे भी कम। 30 सेकंड या उससे भी कम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। ठीक है, जैसे किसी ने आपको अपना फोन नंबर बताया, आपने उसको नोट डाउन नहीं किया, ऐसे ही सुन लिया, ठीक है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म टर्म मेमोरी में चला गया, आप उसको तभी भूल जाओगे थोड़ी देर के बाद। दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने, ऑप्शन सी। कब पब्लिश हुई? 1890 में, ये भी लिख लेना, 1890 में पब्लिश हुई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पर जो सही आंसर दिया है वो है सोशल साइंस। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगस। ठीक है, क्वेश्चन आ ही गया अब आगे। द वर्ड साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो शब्द है साइकोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी का मतलब क्या है? इसका मतलब सोल, माइंड और बिहेवियर। ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बोलते हैं। लोगोस मीन्स स्टडी। तो साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। जो मैं रिपीटेड बोल रही हूँ लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार ये। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट। और विलियम वुंट ही हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जो थी वो एस्टैब्लिश की थी। कहाँ पर? लिप्जिंग, जर्मनी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम वुंट ने ही पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी जर्मनी में। ठीक है, और इन्हें ही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, कब एस्टैब्लिश की थी? 1879, ये भी लिख लेना, 1889 में। एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है किससे संबंधित है? लर्नर से, यस। लर्निंग प्रोसेस से, यस। लर्निंग सिचुएशन से, तो सबसे ही रिलेटेड है। ठीक है, लर्नर से भी, जो सीखेगा, जो प्रोसेस होगा सीखने का उससे भी, और सिचुएशंस कैसी हैं जब आप अधिगम करते हैं, तो तीनों से ही जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये रिलेटेड है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान है। एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन, और ये एजुकेशन से संबंधित है, क्योंकि ये किस में चेंज लाती है? क्या ये बच्चे के कॉन्शियस, सोल, माइंड, बिहेवियर? क्योंकि ये बच्चे के व्यवहार में चेंज लाती है, इसलिए क्या है, ये साइकोलॉजी
इज द साइंस ऑफ बिहेवियर और ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन डी। विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म एक इंडिविजुअल यूज करता है व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क। ठीक है, कोई इंसान क्या करता है, अपने बच्चे या फिर अपने पार्टनर पर गुस्सा निकालता है, उसका वजह क्या, उसकी वजह क्या है कि उसको अपने ऑफिस में अपने बॉस से डांट पड़ी। ठीक है, यानी कि उसका गुस्सा जो है, अपने बॉस का गुस्सा उसने कहीं और निकाल दिया, अपने घर पर आकर निकाल दिया। तो ये कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है? इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आप अपना जो गुस्सा है वो यहाँ से लेकर वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू, जीवन कौशल का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डेवलप कैपेबिलिटीज, टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस, टू रिसीव द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, टू बिकम गुड टीचर। मेन एम क्या है लाइफ स्किल का? कि हमें वैसी एबिलिटीज डेवलप करनी है जो डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें एबिलिटीज डेवलप करनी है, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उसके अनुसार हमें खुद में एबिलिटीज डेवलप करनी है। यही मेन एम है लाइफ स्किल का। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड? मेमोरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ओके, ठीक है। सबसे पहले आता है एनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड देन रिट्रीवल। एनकोडिंग यानी कि कोई भी सिचुएशन है आप देख रहे हैं, उसको आपने ट्रांसलेट करना है अपने माइंड में। ठीक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बदल लेंगे। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे अपने माइंड में। फिर आप उसको रिट्रीव करेंगे, यानी कि जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तब आप उसको फिर से याद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने अभी कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है? आपने पढ़ ली पावलोव की थ्योरी। अब आप उसको अपने अकॉर्डिंग एनकोड कर रहे हो कि हाँ, ऐसा था, डॉग था, बेल बजाई गई तो उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो अपने शब्दों में, अपने दिमाग में, फिर आप उसको स्टोर कर रहे हो। और फिर जब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये मेमोरी का प्रोसेस होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। चलो, कौन सा करेक्टरिस्टिक है चॉम्स्की की थ्योरी का? नोम चॉम्स्की, साइकोलिंग्विस्ट। ठीक है, भाषा मनोवैज्ञानिक। पहले सारा पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 to 5 years. लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द reinforcement received by the child. Children require mistakes in language by observing their parents and others around them. Children have an innate mental grammar. बिल्कुल सही। बच्चों में एक innate grammar होता है, इसके बारे में बात की है नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, जन्मजात उनमें एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को ग्रहण कर सके। तो ये बात कही है नोम चॉम्स्की ने। ओके, नोम चॉम्स्की ने यस भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की कि हर बच्चे के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिससे वो बच्चा लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, जिससे क्या बच्चा जो है उसमें क्षमता होती है कि वो भाषा को सीख पाए। चलो, यहाँ पर एक सीक्वेंस आ गया, देखते हैं कौन सी थ्योरी का है। ये है थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। उसके स्टेजेस हैं। ठीक है, तो स्टेजेस भी पता होने चाहिए, ये तो पता होना चाहिए थ्योरी किसने दी है, बट स्टेजेस भी पता होना चाहिए, सीक्वेंस बताना है आप। ओके, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल किसमें है? ओरल 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 एनल, दो में फेलिक। ठीक है, ऑप्शन सी, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल। ये स्टेजेस हैं, सीक्वेंस वाइज स्टेजेस जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में। ठीक है, ओरल मौखिक अवस्था, एनल जब बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है, उसके बाद लिंग अवस्था फेलिक, फिर लेटेंसी सुप्त अवस्था शांत काल, एंड देन एंड में जेनाइटल।
अंत में व्यसिक रुचियाँ जो हैं वो बच्चे में आती हैं। तो ये 5 स्टेजेज़ हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी अपनी थ्योरी में। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, कौन-सी थ्योरी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। ओके, जिसमें सोशल क्राइसिस प्रीसीड्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट से पहले कौन-सा स्टेज आता है? तो आपको सारे स्टेजेस सीक्वेंस वाइज़ याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो पहला पूछा है तो इट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चा अपने केयर टेकर के प्रति ट्रस्ट डेवलप कर पाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसमें मिसट्रस्ट वाला जो क्राइसिस है वो डेवलप होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी, जो चलती है जन्म से लेकर 18 महीने तक। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप जॉइन कर लेना पहले उसको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।